नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम आपकी पुस्तक कृतिका के प्रथम पाठ माता का अंचल का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ पर मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा। आशा है कि आप वहां तक भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ के अपने पहले वीडियो में मैंने यहाँ तक की व्याख्या की थी कि किस तरह से लेखक की माँ छोटे छोटे तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम की बनावटी कौर बना कर के लेखक को खिलाती थी। उसी क्रम में अब हम आगे का अध्ययन करेंगे। लेखक बताते हैं कि जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। जब लेखक की माँ तरह तरह के बनावटी पक्षियों के नाम के कौर भोलानाथ को खिला देती थी तो उनके पिताजी कहते थे, बेटा अब तुम राजा हो गए और जाओ और खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर की गली में निकल जाते थे। भोजन करने के उपरांत जब उनके पिताजी खेलने के लिए कहते थे तो वो काठ का बना हुआ, यानी काठ मतलब लकड़ी का बना हुआ एक घोड़ा ले करके नंग धड़ंग बाहर की गली में निकल जाते थे खेलने के लिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। जब कभी उनकी माता उनको अचानक पकड़ लेती थी तो उनके लाख छटपटाने पे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सर पे जो है तेल रखने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, लेकिन जो घर की माताएं होती हैं वो बच्चों के साथ ज़बरदस्ती जिद करके उनके सर पे तेल रख देती हैं। तो तेल जो सरसों का तेल होता है वो एक चुल्लू हाथ में लेकर के पूरे तरह से अच्छी तरह से वो उनके सिर पर रख देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। इस पर लेखक रोने लगते थे। बाबूजी, उनके पिताजी आ जाते थे और भोलानाथ की माँ के ऊपर बिगड़ने लगते थे कि छोड़ दो, बच्चा है, क्यों ऐसा कर रही हो, ऐसे उनका पक्ष लेते हुए। लेकिन वो मानती नहीं थी। माँ का प्रेम ही अलग होता है, तो वो मानती नहीं थी। उनके सिर पर पूरी तरह से तेल बोत करके पूरा एकदम सराबोर कर देती थी। उनको तेल लगा करके पूरे सर पे एकदम बोत डालती थी, हमें उबट कर ही छोड़ती थी। आज के समय में देखेंगे तो आज की परिस्थितियों में कोई सरसों का तेल रखता ही नहीं है, जबकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही अच्छा होता है। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। इस तरह से जिद करके उनकी माँ काजल वगैरह बिंदी लगा देती थी। बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, काजल, आंखों में काजल लगाने में भी काफ़ी रोने लगते हैं। तो लेकिन माँ जो होती हैं ये सारा करती ही हैं। तो इस तरह से करके चोटी वोटी गूंथ करके उन्हें खूब अच्छा सा कुर्ता पहना देती थी और इस स्वरूप में वो बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की भांति लगते थे।
और बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते वो रोते रोते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जोहना मुहावरा है, मतलब बाट जोहना मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला, बाट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, बाट जोहना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो जो बालकों का झुंड होता था वो इनका इंतजार करता था कि भोलानाथ कब बाहर आएंगे। तो इनको वो बालकों का झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। बच्चों की ये विशेषता होती है, जब वो अपने उम्र के बच्चों को देखते हैं तो सारा दुख भूल जाते हैं और उनके साथ मिल करके वो तरह तरह के खेल खेलने लगते हैं। तो ऐसे ही भोलानाथ के भी साथ था, वो सिसकना भूल जाते हैं, रोना भूल जाते हैं। जब अपने साथ के बच्चों को देखते हैं, अपने उम्र के बच्चों को देखते हैं, हमजोलियों को देखते हैं, तो वो रोना भूल करके उनके दल में मिल करके तरह तरह के तमाशे, तरह तरह के खेल करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा एक ऊंचा स्थान, प्रायः जो घर बनते हैं पहले समय में, अब आज के परिवेश में देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि आज आधुनिक परिवेश में हर चीज़ों में आपको बदलाव नज़र आएगा। पहले समय में जो घर बनते थे तो घर के आगे एक चबूतरा भी बनता था, जो बिल्कुल सटा हुआ, घर के ही सटे, घर में ही सटे आगे का जो स्थान होता था वो उसे ऊंचा बनाया जाता था, थोड़ा सा ऊंचा होता था। तो ऐसे स्थान को चबूतरा कहते थे। तो वो अभी भी गांव में इस तरह के मकान हमें मिल जाएंगे, बड़ा सा चबूतरा हमें देख। शहरों में भाई जगह की कमी होती है तो लोग चबूतरे के लिए स्थान नहीं छोड़ पाते हैं। गांव में लोगों की अपनी ज़मीन होती है तो लोग आज भी अपने हिसाब से मकान बनाते हैं और बड़ा सा चबूतरा छोड़ देते हैं, एक बैठक के तौर पे, बैठके के रूप में बाहर निकल कर बैठने के लिए। तो चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, एक नहाने के लिए छोटी चौकी होती थी जिस पे उनके पिताजी बैठ कर के नहाते थे, वही रंगमंच बनती। रंगमंच जिस पे हम नाटक करते हैं, तो वही रंगमंच बन जाती थी। उसी पर सरकंडे जो नरकट होता है, नरकट, सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोवा तान कर, चंदोवा मतलब तंबू होता है, चंदोवा का मतलब क्या होता है, छोटा सामियाना तंबू। छोटा सामियाना प्राय आप लोग देखते होंगे शादियों में जो लगाया जाता है, सामियाना जो तंबू, तो उसी को तान करके, कागज के टुकड़ों को तान करके वो चंदोवा के जो है कि छोटा सामियाना बना लेते थे। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोचों पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेला यानी कि ईंट और पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे उसका लड्डू बनाया जाता था। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, और पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनकी जो है पूरी और कचौड़ी बनाई जाती थी। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ये देखिए उस समय बच्चों के खेलने के तरह तरह के जो आज तो काफ़ी हमारे परिवेश में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बच्चे जो है गाँव में खेला करते थे। ये इस तरह से उनकी मिठाइयों की दुकान जो है सज जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। ठीकरों वही जो ढेले होते हैं, छोटे छोटे
टुकड़े होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों के बटखरे, बटखरे समझ रहे हैं बच्चों? बटखरे मतलब वो जो बाट होता है जिससे दुकानदार तौल करके सामान देता है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो, जो जिससे वो वजन करके देता है। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते हैं। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। ये जो बच्चों का दल था, यही बच्चों का दल में से कुछ खरीदार होते थे और कुछ दुकानदार होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। उनके पिताजी भी उन बच्चों को देख करके उनमें सम्मिलित हो जाते थे, वो भी कुछ खरीदारी कर लेते थे इन छोटे छोटे टुकड़ों के पैसों से। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा घर, धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, तिनका जो होता है घास फूस की छोटी छोटी तिनके जो होते हैं, तो इन्हीं तिनकों का छप्पर बनता। दातुन के खंभे, दातुन जैसे नीम, जामुन, पहले समय में ये पेस्ट, टूथपेस्ट, ब्रश नहीं हुआ करते थे, लोग दातुन से ही, इन नीम के दातुन हो गए, जामुन के दातुन हो गए, जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं उनको काट करके उनसे अपने दांतों को साफ करते थे। पूर्णतः प्राकृतिक होती थी ये चीज़ें। तो दातुन के खंभे, उन्हीं छोटे छोटे दातुन से वो खंभे बनाते थे। दिया सलाई, माचिस की जो पेटियां होती हैं उनकी किवाड़ बनते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, जो घड़ा होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है घड़ा जिसमें हम पानी रखते हैं, उसका जो मुहड़ा होता है ऊपरी भाग, उसका चूल्हा चक्की। दिए की कढ़ाई, मिट्टी की जो दिए होते हैं उसकी कढ़ाई, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। आचमनी एक तांबे का पात्र होता है छोटा सा, पूजा पाठ में प्राय उसका प्रयोग किया जाता है, उससे जल चढ़ाया जाता है। तो उसी आचमनी की कलछी, जो कलछी होता है हमारे रसोई घर में होता है, उनसे दाल सब्जी परोसा जाता है। तो उसी आचमनी से कलछी बनती थी। पानी के घी, पानी जो होता था उसी को वो घी मान लेते थे। धूल के पिसान मतलब आटा जो होता है, जो गेहूँ पीस करके पिसान तैयार किया जाता है, गेहूँ को पीस करके जो आटा होता है जिससे हम गूंथ करके रोटी तैयार करते हैं, उसको ग्रामीण परिवेश में पिसान भी बोला जाता है। तो पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार मतलब होता है दावत, भोज, ज्योनार तैयार करते। हम ही लोग ज्योनार करते, हम ही लोगों की ज्योनार बैठती। लेखक बता रहे हैं कि हम ही लोग दावत तैयार करते थे और हम ही लोग दावत करते भी थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पान के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। लेखक आगे बता रहे हैं, पंगत मतलब पंक्ति। पहले समय में, आज आप देखेंगे शादी विवाह और अन्य मौक़ों पर जो है हमारे वहाँ बफर सिस्टम लोग खड़े होकर के खाते थे। पहले समय में ऐसा नहीं होता था। ज़मीन पर लोगों की पंगत बैठ जाती थी, पंक्ति में ज़मीन पर कुछ ऐसा बिछा दिया जाता था और लोगों को उस पर बैठा करके भोजन कराया जाता था। तो जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से उस पंगत के अंत में, उस पंक्ति के अंत में आकर के बैठ जाते थे। जिमने मतलब होता है भोजन करना।
भोजन करने के लिए वो बैठ जाते थे। उनको बैठते देख भी ही हम लोग हंसकर और घरौंधा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। हंसी मजाक में का वो दौर, उसमें उनके पिताजी भी पूरी तरह सम्मिलित होते थे और भोलानाथ से पूछ पड़ते थे कि भोलानाथ अब अगला भोज कब होगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर जो टीन का एक पात्र होता है चौकोर, जिसमें तेल घी आता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कनस्तर एक बड़ा सा जो है, बहुत बड़ा नहीं, मतलब 4 कोने का एक टीन का पात्र होता है जिसमें तेल घी आता है, तो उसका तंबूरा बजता। तंबूरा मतलब एक ये वाद्य यंत्र होता है सितार की तरह, जिसमें धागे होते हैं, तो उसी का जो है तंबूरा बना करके उसको बजाते। अमोले जो होते हैं, जो आम की गुठलियाँ होती हैं, उन गुठलियों के ऊपर जो कठोर भाग होता है, उसको हटाने पर उसके नीचे उस बीच में एक जो है उसका जो आम का हम कह सकते हैं बीज, वो कठोर नहीं होता है, थोड़ा मुलायम होता है। उसको जमीन पर घिस देने से घिस जाता है। जब वो थोड़ा सा एक सिरे से घिस जाता है तो उसको मुंह से बजाने से एक तरीके से आवाज़ आती है। हम लोगों ने बहुत ऐसा बनाया था। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो शायद इसको अच्छी तरह जानते हो। तो उसी अमोले को घिस करके शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी, चूहेदानी चूहा पकड़ने का जो यंत्र होता है, चूहेदानी, उसकी पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। समधी एक तरीके का रिश्ता होता है, जो दूल्हे का पिता होता है और दुल्हन के जो पिता होते हैं, ये दोनों आपस में समधी कहलाते हैं। तो जो भोलानाथ थे वो समधी बन करके बकरे पर चढ़ जाते। भोलानाथ ही लेखक हैं। वो चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कूल्हे का कलसा रखा रहता था। देखिए कितना सुंदर वो दौर, कितना सुंदर, कितना अच्छा वो खेल के तरीके, बच्चों का जो खेलने का ढंग बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल नेचुरल। बच्चों का समूह इकट्ठा होता, बारात निकाली जाती, तो उसी चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने पर बारात जाती थी। दूसरे कोने पे क्या होता था? लकड़ी की पटरियों से घिरे हुए, गोबर से लिपे हुए, आम और केले की टहनियाँ जो डालियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनसे सजाए हुए आंगन में कुलिया जो बट्टा होता है। पहले समय में बट्टे होते थे, उसमें चाय की दुकानों पे जो है बट्टे में मिट्टी के जो बने हुए बर्तन, छोटे से कुल्हड़ होता था, उसमें हमें चाय मिलता था। तो उसी कुलिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी और वहीं से बारात फिर वापस लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। ओहार एक तरीके से कह सकते हैं पर्दा। एक पर्दा जो होता था
देखते होंगे डोली में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें दुल्हन को शायद इस समय में तो देख पाना मुझे नहीं लगता आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिल्मों में पुराने दौर की जो फिल्में हैं उसमें आप लोगों ने अगर उस तरह की फिल्में देखी होंगी तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि दुल्हन को डोली में बैठा करके ले जाते हैं। तो वो डोली में एक छोटा सा जो पर्दा लगा होता है उसी को ओहार बोलते हैं। ओहार उघार कर मतलब हटा कर। मैं यहाँ था, लौटने के समय खटोली, छोटी सी जो चारपाई होती है, चारपाई हालांकि बड़ी होती है, तो एक छोटी सी खटोली होती है जिस पे स्त्रियां प्रायः बैठ करके रसोई घर में उस पे बैठ करके जो है खाना वाना पकाया करती थी। तो उसी छोटी सी खटोली पर लाल पर्दा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर, और जब लौट करके आते थे, दुल्हन लेकर के आते थे, तो उनके पिताजी वहाँ पे पहुँच जाते थे और उस ओहार को, उस पर्दे को उघार करके हटा करके दुल्हन का मुख निहारने लगते। तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। और तभी क्या करते थे, लेखक वहाँ से तुरंत, लेखक के जो साथ के बच्चे होते थे वो सभी वहाँ से क्या होते थे, हंस करके शर्मा करके भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, फिर बच्चे इकट्ठा हो जाते थे और ये राय बनाई जाती थी कि अब हम लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। तो चबूतरे के छोर, चबूतरा का जो किनारा होता है, उसी किनारे पर घिरनी आप लोगों ने देखा होगा। घिरनी पहले समय में कुओं से पानी निकाला जाता था, तो कुएं के ऊपर एक चरखी नुमा होती थी जिसमें रस्सी को लपेट दिया जाता था और रस्सी के एक सिरे में बाल्टी को, पात्र को बांध करके कुएं में गिराया जाता था और एक सिरे से उसको खींचा जाता था। तो उस घिरनी पर रस्सी लिपटते हुए बाल्टी बाहर आ जाती थी। तो वही घिरनी जो होती है वहाँ चबूतरे के दूसरे छोर पर जो है, छोर पर किनारे पर बिल्कुल घिरनी गड़ जाती। उसके नीचे गली, तो गली जाहिर सी बात है चबूतरे से नीचा होगा। चबूतरा मैंने बताया कि ऊंचा होता और उसके बगल में जो, उसके बगल से जो गली गई होती है तो चबूतरे से काफ़ी नीचे होती थी। तो वो जो गली है वो कुआं बन जाती थी। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि चबूतरे से जो नीचे, चबूतरे के बगल से जो गली गई होती है, तो जो गली है चबूतरे से जाहिर सी बात है नीचे रहेगी। तो वो जो गली होता था वो कुआं मान लेते थे। मुंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। अब जब जो कि घिरनी गड़ जाती थी, गली कुआं बन जाती थी, तो मुंज जो होता है एक घास के ही तरह होता है, एक घास का प्रकार होता है। कह सकते हैं कि जो सरकंडे की पतली पतली होती हैं, तो उन मुंज से जो है पहले समय में लोग, औरतें जो होती थीं उनकी जो है मौनी कह सकते हैं तैयार करती थी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो अपनी माताओं से पूछेंगे, उन्हें अवश्य पता होगा। उस मुंज की जो है मौनी तैयार की जाती थी। अक्सर शादी और विवाहों में लड़कियों को देना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो उस मुंज की बटी हुई पतली सी रस्सी में एक चुक्कड़, वही बट्टा जो होता है जिसमें हम पहले समय में लोग चाय पिया करते थे, बांधकर गराड़ी मतलब वही घिरनी, उसी घिरनी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता
और दो लड़के बैल बनकर के उस मोट को खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। चबूतरा जो होता था वो खेत बन जाता था, छोटे छोटे कंकड़ बीज बन जाते थे। ठेंगा का यहाँ दो अर्थ होता है बच्चों। ठेंगा जो हमारी हाथ की अंगुलियां होती हैं तो उसका जो अंगूठा होता है, एक तरीके से जब हम दिखाते हैं कहते हैं ठेंगा दिखाना। और ठेंगा का एक और अर्थ होता है, वो होता है डंडा। तो जो डंडा होता है, डंडा लकड़ी का, वो हल बनता था। जुआठा जो बैलों के ऊपर जो है रखा जाता है, बैलों के गर्दन पर। आप लोगों ने देखा होगा किसान जब खेती करता है तो बैलों को जुआठे में लगा देता है, इससे बैल जो है एक निश्चित दूरी पर रह करके हल को खींचते हैं। तो बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। अब ये भी एक तरीके का तुकबंदी है। बच्चे इस तरह से खेल खेल में ये तरह तरह की तुकबंदियां तैयार कर लेते थे। और ये बच्चों का खेल था भाई, काल्पनिक था। जैसे ही फसल बीज डाला वैसे ही फसल तैयार हो गई, फसल कट गई और फसल तैयार होते ही इस तरह की तुकबंदी भी ये लोग करते थे। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के खेल शायद ही आप लोगों ने खेला होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन इस पाठ से आप अवश्य ही पहले समय के खेलों के बारे में परिचित होंगे। बहुत ही मनोरंजक ढंग से लेखक ने अपने बचपन के दिनों को यहाँ पे व्यक्त किया है। तो इसे पूरी तरह से मनोरंजक ढंग से आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे, कल्पना करेंगे कि हाँ उस समय कैसा रहा होगा हमारे गांव का परिवेश, बच्चे कैसे कैसे खेलते रहे होंगे। तो उसी क्रम में मैं अब आगे बताऊंगा आपको कि फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसते, मिट्टी के दिए तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। कसोरे मिट्टी का बना हुआ एक छिछला कटोरा होता था का सूप। अब यहाँ पे वो सूप मत समझिएगा जो हम घर में तैयार करके पीते हैं, सूप तैयार करके, वो नहीं। सूप एक ये भी सरकंडे का बनाया जाता है। आपकी माताओं को पता होगा, सूप से जो है अनाज को साफ किया जाता है। चावल हुआ, गेहूं हुआ, अन्य जो अनाज तैयार किए जाते हैं तो सूप में फटक करके उसमें जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन सूप में रख करके उसे फटक करके उसको अलग कर दिया जाता है। तो सूप एक तरीके का हम कह सकते हैं घर में प्रयोग किया जाने वाला एक जो है सरकंडे का बना एक पात्र होता है। तो आप अपनी माताओं से पूछेंगे तो शायद उन्हें जानकारी हो, आपको बताएं, या ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं अवश्य उनके घरों में वो होगा। तो सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। मिट्टी के जो दिए होते हैं उसी से तराजू बनता। छोटा छोटा
जो दिया होता है दीपावली में, जिस दियों को हम जलाते हैं, मैंने भी इस तरह के खेल खेले हैं। तो उन्हीं छोटे छोटे दियों को जो है उसमें उनको पानी में भिगो देते थे तो वो थोड़े मुलायम हो जाते थे, और कील से 3 जगहों पर छेद करके उसमें धागे को फंसा करके और एक सरकंडे का डंडा ले करके हम ऐसे ही उसमें तराजू बना लेते थे। तो तराजू, इस तरह से वो तराजू तैयार करते थे। तराजू आप लोग जान ही रहे होंगे, जिससे दुकानदार तौल माप करता है और राशि मतलब फसल तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोला? बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर, बटोही मतलब जो राहगीर होते थे, वो भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। वो भी इन बच्चों का खेल देखने के लिए रुक जाते थे कि हाँ देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों की झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। लेखक बता रहे हैं कि जब कभी हम लोग ददरी एक स्थान का नाम है, वहाँ जहाँ मेला लगता था, वहाँ जाने वाले आदमियों की झुंड को जब हम देख पाते थे, लेखक जब देखने जाते थे तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। यहाँ पर भी एक तुकबंदी की जाती थी। कैसा तुकबंदी? चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती ही ओहारदार ऊपर हमने पढ़ा है ओहार, वही छोटा पर्दा जो डोली में लगाया जाता है, ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे भैया? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। अब यहाँ पर भी एक तुकबंदी की गई है। यहाँ पर भी एक बहुत ही रोचक, एक बहुत ही मनोरंजक एक तुकबंदी की गई है। रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोला के कन्या हमार मेहरी। रहरी ये फसल होता है अरहर की दाल जो होती है। तो रहरी होता है तो उसमें रहर की जो खेती होती है, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। इस तरह से वो एक मजाकिया तुकबंदी करते थे। मेहरी का यहाँ पे अर्थ मैं बता दूँ, दुल्हन होता है, बीवी, पत्नी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। अब ये जो तुकबंदी बच्चे करते थे, जब कभी दुल्हन पालकी में बैठ करके जाया करती थी, डोली में बैठ करके, तो जब कभी इन बच्चों के समूह का नज़र इस तरह की डोली पे पड़ जाता था तो वो एक तुकबंदी किया करते थे, जो कि मैंने अभी पढ़ा। तो इस तुकबंदी पर जो दूल्हा था, एक बार ऐसा ही एक बूढ़े वर ने, पर मतलब दूल्हा, इन लोगों को बहुत दूर तक खदेड़ा और ढेलों से क्या किया, मारा भी। उसे गुस्सा आ गया। वह खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था दमाद ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। घोड़ मुँहा मतलब उसका जो मुंह था कैसा था, घोड़े की तरह था। तो लेखक बताते हैं कि उस तरह का हमने दूल्हा कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही जो है खसूट टाइप का था। आम की फसल में, अब आगे बताते हैं लेखक, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। प्रायः हम लोगों ने देखा है कि जब आम की फसल तैयार हो जाती है, आम के पेड़ों पर जब आम खूब लग जाते हैं तो खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर, जब आंधी निकल जाती है तो
पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। लेखक जो है बता रहे हैं कि जब आंधी आती थी, आम जब तैयार हो जाता था, तो ये आंधी जब चली जाती थी तो ये लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पड़ गई, और पट पड़ गई। पट पड़ गई मतलब आमों का पूरा ढेर लग गया। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो बच्चों के अंदर एक ऐसी मान्यता थी कि अगर इस तरह से हम लोग बोलेंगे तो बरसात जो है रुक जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा ही तुकबंदी बना करके बोला, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब बरसात उधर ही गायब हो जाएगी। बिलाई मतलब गायब हो जाना, खो जाना। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ के धड़ से सट गए, पेड़ों की जड़ से बिल्कुल सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई चिपक जाती है। अठई एक तरीके का कीड़ा होता है जो गायों, भैंसों, कुत्तों के शरीर में क्या होती है, अपने मुख को गड़ा देती है और खून को क्या करती है, चूसने लगती है, जिसे हम किलनी भी कहते हैं। किलनी। तो ये जो है क्या होती थी, उसी तरह जैसे कुत्ते के कान में अठई, जैसे ये छोटे छोटे कीड़े चिपक जाते हैं, उसी तरह से ये लोग भी पेड़ों की धड़ से क्या हो गए, बिल्कुल जड़ से बिल्कुल सट गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई और इस तरह से बरखा रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू नाम का एक लड़का था, वो बहुत ही ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो उनको देख करके मूसन तिवारी को देख करके वो एक और तरीके का तुकबंदी बातचीत करने लगते, उनको चिढ़ाने लगते हैं। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। लेखक कहते हैं कि हम लोग अपने अपने घर की ओर आंधी मतलब बहुत तेजी से भागे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब वहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने 4 बच्चों को खड़ा किया और कहा कि जाओ इन दोनों बच्चों को पकड़ करके, किसको, बैजू को और भोलानाथ को, जो कि स्वयं लेखक हैं, पकड़ करके लेकर आओ। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मुहावरा है, यानी भाग जाना। 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़ते हुए पाठशाला आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे, फुसलाने लगे, प्यार करने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। जाहिर सी बात है, गुरुजी ने जब इनको पकड़ा होगा, मारा होगा, तो ये बेचारे खूब रो रहे थे। वहाँ पे पिताजी आ गए, उनको फुसलाने लगे, दुलारने लगे, लेकिन ये चुप नहीं हुए
और रोते रोते उनका कंधा आंसू से क्या कर दिया, तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी मतलब होता है सिफारिश करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करने करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। जब वहाँ से पाठशाला से लेकर के उनके पिताजी गोद में लेकर के घर की ओर चलते हैं तो रास्ते में बच्चों का एक उनको झुंड मिल जाता है और वे बच्चे क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, जोर से नाचते और गाते थे। अब क्या नाचते थे, क्या गाते थे, क्या तुकबंदी करते थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। अब क्या था, बच्चों का समूह जो खेल रहा था उसको देख करके ये बिल्कुल रोना धोना भूल गए। बच्चों की एक विशेषता होती है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको लाख तकलीफ हो, लाख कष्ट हो, लेकिन जब बच्चों अपने हमजोली अपने समूह को जब वो देखते हैं तो वो अपने तकलीफ़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो भोलानाथ भी उन बच्चों को देख करके, अपने हमजोली अपने दल को देख करके वो सारे गम, वो सारे दुख को भूल करके उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिल करके फिर वही सुर ताल अलापने लगता है। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ न खेलब जुआ। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ना आए। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरैया भर भर पेट। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। एक और तुकबंदी जो गांव में बच्चे प्राय ऐसा करते हैं। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान, लड़कों का खिलौना। भाई बच्चों का क्या, यहाँ तो जान चिड़ियों की आई है और ये बच्चों का खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं जानते। जो लड़के होते हैं और बंदर होते हैं वो उनकी एक ही तरह होते हैं, वो दूसरों की पीड़ा, दूसरों का कष्ट नहीं जानते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। एक टीले पर एक ऊंचा स्थान, वहाँ पे जाकर के चूहों के बिल थे, उन बिल में ये क्या करने लगे, पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। अब नीचे से पानी ले जा कर के ऊपर फेंकना था तो ये लोग थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। क्या निकल आया? शिव जी का सांप। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। इसमें भोलानाथ भी दौड़ करके भागे। भाई सांप को देख करके सारे बच्चे डर गए, भयभीत हो गए और बेतहाशा घर की ओर भागने लगे। ऐसी स्थिति में कोई औंधा गिरा, कोई पेट के बल गिरा, कोई पीठ के बल गिरा, जैसे तैसे ऊपर नीचे सभी लोग गिर गए। किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, इनका भी शरीर पूरा लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, पैरों में बहुत सारे कांटे चुभ गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे, जो बरामदा होता है, ओसारा मतलब बरामदा में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि बच्चे कितना हो पिता के प्रेम में बंधे हों, पिता से स्नेह करते हों, लेकिन मुसीबत के समय उन्हें अपनी माँ की ही याद आती है। तो जो पाठ का शीर्षक है यहाँ पे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, उसकी सार्थकता यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि माता का अंचल,
यहाँ पे लेखक मुसीबत के समय में अपने पिताजी के पास नहीं जाता है, वो सीधे कहाँ जाता है, अपनी माँ के पास जाता है। हालांकि पिताजी पुकारते हैं लेकिन उनको अनसुनी करके वो माँ के पास चले जाते हैं और जा कर के उसी की गोद में शरण लिए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब फटकना, साफ करना, जो चावल में कंकड़ होते हैं, धान होते हैं, उनको अलग करना। अमनिया का मतलब साफ करना हो जाएगा यहाँ पे, उन कंकड़ और कंकड़ पत्थरों को अलग करना। उस चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर के, व्याकुल होकर के हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। जाहिर सी बात है, माँ अपने बच्चों को देख करके, ऐसी स्थिति में देख करके बिल्कुल व्याकुल हो ही जाती हैं। हमारी माताएं तो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो लेखक की जो माँ थी बिल्कुल अधीर हो गई थी, व्याकुल हो गई थी, कारण पूछ रही थी, ऐसा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, जल्दी बताओ, ऐसा कैसे हो गया, कैसे चोट लगा। कभी अपने अंग भर लेती थी, गले से लगा लेती थी और कभी जो है उनके अंगों को, उनके घावों को पोंछ करके उसको चूम लेती थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया, मतलब पूरा कोहराम, शोर मच गया। क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। हम केवल धीमे सुर में सा मतलब सिसकते हुए, कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। लुके चले जाना मतलब छिपते चले जा रहे थे। बिल्कुल डर गए थे, सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। डर के मारे वो आंखों को खोल नहीं पाते थे। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। लेखक बताते हैं कि हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड मतलब प्यार से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। चंदोवे की छाया, आंचल चंदोवा, आंचल की छाया नहीं छोड़ते हैं। वो माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पिताजी उनको अपनी गोद में लेना चाहते हैं लेकिन वो माँ के आंचल को छोड़ करके नहीं जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से पिता से असीम प्रेम स्नेह होने के बाद भी लेखक मुसीबत के समय अपनी माँ के ही आंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो पाठ का जो शीर्षक है माता का आंचल, यहाँ पे पूरी तरह से सार्थक होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। यह पाठ बहुत ही मनोरंजक ढंग से लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो आप इसका अध्ययन मनोरंजन के तौर पे करेंगे और बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का जो वर्णन किया गया है उनसे आप परिचित होंगे। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।